15 अगस्त 1947 आधी रात को भारत आजाद हुआ। दिल्ली में जश्न था और लोग तिरंगा लहरा रहे थे, लोग नाच रहे थे। लेकिन उसी समय पंजाब की धरती पर कुछ और ही हो रहा था। हजारों लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी थी, सड़कों पर अंतहीन काफिले थे और कई परिवार को यह भी नहीं पता था कि वह अगली सुबह जिंदा होंगे या नहीं। एक लकीर नक्शे पर खींची गई, लेकिन उस लकीर ने खेत, शहर, परिवार और पीढ़ियों की यादों को दो हिस्सों में बांट दिया। सवाल है, आखिर पंजाब का विभाजन हुआ कैसे? ये टाला जा सकता था और इसकी सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? आज जब हम पंजाब कहते हैं तो भारत और पाकिस्तान के अलग अलग प्रांत याद आते हैं, लेकिन 1947 से पहले पंजाब एक संयुक्त क्षेत्र था और जिसकी राजधानी लाहौर थी, जो शिक्षा, संस्कृति और व्यापार का प्रमुख केंद्र मानी जाती थी। अमृतसर धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और सियालकोट जैसे शहर आर्थिक और सामाजिक रूप से आपस में जुड़े हुए थे। यह केवल जमीन का टुकड़ा नहीं थे, यह विविध समुदाय का साझा घर था, जहां मुस्लिम, हिंदू और सिख लोग पीढ़ियों से साथ रहते थे। बाजार साझा थे, भाषाएं भी साझा थी और कई जगहों पर त्योहार भी मिलकर मनाए जाते थे। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर नियंत्रण स्थापित किया और बाद में यह ब्रिटिश राज का हिस्सा बना। अंग्रेजों ने रेलवे, नहरें और प्रशासनिक ढांचे विकसित किए, लेकिन साथ ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व और पहचान की राजनीति भी बदलने लगी। 1909 के पार्लियामेंटू सुधारों और बाद के संवैधानिक परिवर्तनों में अलग निर्वाचन व्यवस्था जैसे कदमों ने समुदाय आधारित राजनीति को बढ़ावा दिया। आने वाले दशकों में राष्ट्रीय आंदोलन और सांप्रदायिक राजनीति दोनों समानांतर रूप से आगे बढ़े। 1930-40 के दशक तक आते आते भारतीय स्वतंत्रता का प्रश्न तेज हो गया, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ एक प्रश्न और जुड़ चुका था, क्या देश एक रहेगा या विभाजित होगा? 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे बाद में लाहौर प्रस्ताव के नाम से जाना गया और इसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की गई, लेकिन समय के साथ इसे अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग से जोड़ा जाने लगा। मोहम्मद अली जिन्ना का तर्क था कि उपमहाद्वीप के मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए अलग व्यवस्था आवश्यक है और दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता संयुक्त भारत के पक्षधर थे। इन मतभेदों ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया। पंजाब जैसे मिश्रित आबादी वाले प्रांतों में स्थिति विशेष रूप से जटिल थी, क्योंकि यहाँ कोई एक समुदाय हर जगह स्पष्ट बहुमत में नहीं था। अगर केवल धर्म के आधार पर सीमा तय करनी होती तब भी पंजाब आसान मामला नहीं था और कुछ जिलों में मुस्लिम बहुमत में थे और कुछ में हिंदू या सिख आबादी अधिक थी और कई इलाकों में आबादी मिली जुली थी। सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, नहरें, रेल मार्ग, व्यापारिक केंद्र और धार्मिक स्थल भी इस निर्णय को जटिल बना रहे थे। अमृतसर सिखों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था, जबकि लाहौर प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र था। और यही कारण था कि पंजाब का विभाजन केवल नक्शे पर रेखा खींचने का प्रश्न नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला था। 1946 तक राजनीतिक तनाव कई स्थानों पर हिंसा में बदलने लगी। पूरे उपमहाद्वीप में अविश्वास बढ़ रहा था और अफवाहें फैलती थी और छोटी घटनाएं भी बड़े टकराव का रूप ले सकती थी। और पंजाब में लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे, यदि विभाजन हुआ तो उनका गांव किस देश में जाएगा। लेकिन उस समय अधिकांश लोगों के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। 1947 की शुरुआत तक स्थिति तेजी से बदल रही थी और ब्रिटिश सरकार ने सत्ता हस्तांतरण का फैसला कर लिया था। लेकिन अब सबसे कठिन सवाल सामने था, सीमा कहाँ खींची जाएगी और ये फैसला कौन करेगा? और फिर दिन आता है मार्च 1947। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वाइसराय बनकर भारत आए। उनका काम था सत्ता का हस्तांतरण, लेकिन जमीन पर हालात इतने आसान नहीं थे। राजनीतिक मतभेद गहरे थे और समय बहुत कम था। माउंटबेटन ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य नेताओं से बातचीत की और कई बैठकों और योजनाओं के बाद जून 1947 में एक ऐसी योजना सामने आई जिनके अनुसार ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान नाम के नए डोमिनियन बनाए जाने थे। जब विभाजन का सिद्धांत स्वीकार किया गया तब सबसे कठिन सवाल पंजाब और बंगाल का था। दोनों प्रांतों में मिश्रित आबादी थी। अगर उन्हें पूरी तरह किसी एक देश को दिया जाता तो दूसरे समुदाय के बड़े हिस्से खुद को असुरक्षित महसूस कर सकते थे। इसलिए निर्णय हुआ कि पंजाब को भी बांटा जाएगा, लेकिन सीमा कौन तय करेगा? ब्रिटेन ने इस जिम्मेदारी के लिए एक ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को चुना और दिलचस्प बात यह थी कि वह पहले कभी भारत नहीं आए थे। उन्हें कुछ ही हफ्तों में लाखों लोगों के भविष्य का फैसला करना था। रेडक्लिफ को जनसंख्या, प्रशासन, संचार, रेल मार्ग और अन्य व्यवहारिक पहलुओं को देखते हुए सीमा तय करनी थी, लेकिन इतने कम समय में जटिल परिस्थितियों में हर निर्णय विवाद का विषय बन सकता था। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक नक्शा रखा है, एक तरफ गांव है, दूसरी तरफ खेत। एक ही परिवार के रिश्तेदार अलग अलग कस्बों में रहते हैं,
अब कोई कहे कि इस नक्शे पर एक लकीर खींच दो और तय हो जाएगा कि भारत में कौन रहेगा और पाकिस्तान में कौन। 1947 में लगभग यही हुआ। कई जगहों पर सीमा ऐसी बनी कि खेत एक तरफ और घर दूसरी तरफ रह गए, और कई व्यापारिक मार्ग कट गए, और कई धार्मिक स्थल सीमा के दूसरी ओर चले गए। विभाजन के दौरान गुरदासपुर और फिरोजपुर जैसे जिलों को लेकर काफी बहस हुई, और कई इतिहासकारों ने वर्षों तक इन फैसलों पर अपनी अलग अलग राय दी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हो गए, लेकिन अंतिम सीमा का आधिकारिक विवरण 17 अगस्त को सार्वजनिक हुआ। मतलब कई लोगों ने स्वतंत्रता का जश्न मनाया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका शहर आखिर किस देश में शामिल होने वाला है। कई परिवारों ने सोचा कि वे भारत में रहेंगे, लेकिन बाद में पता चला कि उनका इलाका पाकिस्तान में चला गया। और दूसरी ओर कुछ लोगों को लगा कि वे पाकिस्तान का हिस्सा होंगे, लेकिन सीमा घोषित होने पर वे भारत में थे। जब जानकारी स्पष्ट नहीं होती तब अफवाहें तेजी से फैलती है। 1947 में यही हुआ। कई जगह यह खबर फैलती कि भीड़ आ रही है, और कहीं कहा जाता हमला होने वाला है, तो कहीं लोग रातों रात गांव छोड़कर जाने लगे, और कई परिवारों ने केवल जरूरी सामान उठाया। किसी ने गहने छुपाए, किसी ने जमीन के कागज साथ रखे, और किसी ने घर की चाबी इस उम्मीद में संभाल ली कि शायद कुछ दिन बाद वे वापस लौट आएंगे। लेकिन बहुतों के लिए वह वापसी कभी नहीं हो सकी। जैसे जैसे सीमा स्पष्ट हुई, वैसे वैसे बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। पश्चिमी पंजाब से अनेक हिंदू और सिख परिवार भारत की ओर निकले, जबकि पूर्वी पंजाब से अनेक मुस्लिम परिवार पाकिस्तान की ओर जाने लगे। लोग बैलगाड़ियों, ट्रकों, पैदल और ट्रेनों से यात्राएं कर रहे थे, और कई लोगों के पास खाने का सामान भी सीमित था, और बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चे भी इस लंबी यात्रा का हिस्सा बने। और एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने पोते से कहा, घर का दरवाजा बंद कर दो, हम जल्दी लौट आएंगे। लेकिन वह दरवाजा कभी नहीं खुला। किसी माँ ने अपने आंगन की मिट्टी कपड़े में बांध ली, किसी किसान ने खेत की ओर आखिरी बार देखा, किसी बच्चे को समझ ही नहीं आया कि उसका बचपन हमेशा के लिए पीछे छूट चुका है। लेकिन असली त्रासदी अभी शुरू हुई थी। आने वाले हफ्तों में पंजाब की सड़कों पर ऐसे दृश्य दिखाई दिए जिन्हें देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। ट्रेनें चली, मगर कई बार वे यात्रियों के बजाय मौत की खामोशी लेकर पहुंची। अगस्त 1947, कागज पर खींची गई सीमा अब जमीन पर असर दिखाने लगी थी, लेकिन किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी कि यह बदलाव दुनिया के सबसे बड़े मानवीय पलायनों में बदल जाएगा। लाखों लोग अपने घर छोड़ रहे थे। किसी के पास सिर्फ एक गठरी थी, किसी के पास एक बैलगाड़ी, और कई लोग तो सिर्फ अपने परिवार का हाथ पकड़कर निकल पड़े थे। कल्पना कीजिए कि आपका पूरा गांव एक ही दिन अपना घर छोड़ दे, खेत पीछे छूट जाए, दुकानें बंद हो जाए, और लोग केवल इस उम्मीद में निकले कि कहीं सुरक्षित जगह मिल जाएगी। 1947 में पंजाब के कई इलाकों में यही हुआ। सड़कें इंसानों से भर गई, और कई काफिलों की लंबाई कई किलोमीटर तक बताई जाती है। लोग दिन रात चलते रहे, क्योंकि उन्हें डर था कि रुकना खतरनाक हो सकता है। और उस समय रेल सबसे तेज साधन थी। हजारों लोग ट्रेनों में बैठकर नई सीमा पार करना चाहते थे, लेकिन हर यात्रा सुरक्षित नहीं रही। कुछ ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंची और परिवारों को नई जिंदगी मिली, और कुछ मार्गों पर हिंसा की घटनाएं भी हुई, और उनकी यादें आज तक विभाजन के सबसे दर्दनाक प्रतीकों में मानी जाती है। अराजकता के बीच कई परिवार बिछड़ गए। भीड़ में बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए, भाई अलग दिशा में निकल गया, बहनें दूसरी तरफ पहुंच गई, और कुछ लोग वर्षों तक अपने रिश्तेदारों को खोजते रहे। कुछ को सफलता मिली, लेकिन बहुतों को कभी पता ही नहीं चला कि उनके प्रियजन कहाँ गए। जब लोग निकले तब बहुतों को विश्वास था कि हालात शांत होने पर वे लौट आएंगे, इसलिए कई परिवार घरों की चाबियां साथ ले गए। लेकिन समय बीतता गया, नई सीमाएं स्थायी हो गई। जिन गलियों में लोग बचपन बिताकर बड़े हुए थे, वे अब दूसरे देश में थी। आज भी कुछ परिवारों के पास अपने पुराने घरों की चाबियां या दस्तावेज यादगार के रूप में सुरक्षित है। हर बड़े संघर्ष की तरह विभाजन का असर महिलाओं और बच्चों पर भी गहरा पड़ा, और कई परिवारों ने असुरक्षा, विस्थापन और अपनों से बिछड़ने का सामना किया। इतिहासकार बताते हैं कि इस दौर में महिलाओं के खिलाफ गंभीर हिंसा और अपहरण जैसी घटनाएं भी दर्ज हुई, और बाद के वर्षों में भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने कई लोगों को उनके परिवारों तक वापस पहुंचाने के प्रयास किए, लेकिन अनेक मामलों में यह प्रक्रिया बेहद कठिन रही। जो लोग सीमा पार कर पाए, उनके सामने एक नई चुनौती थी कि रहना कहाँ है। कई परिवारों में अस्थायी शिविर बनाए गए, लोगों को तंबुओं में रहना पड़ा, और खाना सीमित था, साफ पानी की कमी थी, और भविष्य पूरी तरह अनिश्चित दिख रहा था। फिर भी धीरे धीरे लोगों ने नई शुरुआत की। किसी ने छोटी दुकान खोली, किसी ने मजदूरी शुरू करी, और किसी ने बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू कराई।
अमृतसर और लाहौर जो कभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े शहर थे, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दो ओर थे। जो लोग पहले व्यापार और रिश्तेदारी के लिए आसानी से आते जाते थे, उनके बीच अब पासपोर्ट, वीजा और सीमा नियंत्रण आ गए। दोनों शहरों ने अपनी दिशा में विकास किया, लेकिन विभाजन की स्मृतियां लंबे समय तक लोगों के जीवन का हिस्सा बनी रही। भारत आए शरणार्थियों ने दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और अन्य शहरों में नए कारोबार शुरू किए। पाकिस्तान पहुंचे परिवारों ने लाहौर, फैसलाबाद और दूसरे शहरों में अपने जीवन को फिर से खड़ा करने की कोशिश की। बहुत से लोगों ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा, व्यापार और मेहनत के दम पर नई पहचान बनाई। 1947 का पंजाब सिर्फ इतिहास की किताब का अध्याय नहीं है, यह उन लोगों की भी कहानी है जिन्होंने एक ही रात में अपना घर, अपनी जमीन और कभी कभी अपना पूरा परिवार खो दिया। लेकिन यह पुनर्निर्माण की कहानी भी है, जहां लाखों लोगों ने शून्य से नई जिंदगी शुरू करी। अब सवाल यह है कि विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान का पंजाब कैसे बदला, कैसे दोनों तरफ नई सरकारें, नई अर्थव्यवस्था और नई पहचान बनी, और क्या आज भी 1947 की वह लकीर लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है। एक समय था जब लाहौर और अमृतसर के बीच व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध गहरे थे। पंजाब के बाद दोनों शहर अलग अलग देशों में चले गए। सीमा बनने से आवाजाही सीमित हो गई, रिश्तेदार अलग हो गए और पुराने संपर्क टूट गए। और फिर भी पंजाबी भाषा, संगीत, खाना और साहित्य दोनों और अपनी साझा जड़ों की यादें दिलाते रहे। और पंजाब की पहचान एग्रीकल्चर से जुड़ी रही है। पंजाब के बाद वो सिंचाई व्यवस्था, नहरें और बाजारों का पुनर्गठन करना पड़ा। दोनों देशों ने अपने अपने हिस्सों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए और आने वाले दशकों में भारतीय पंजाब हरित क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बना। कुछ लोगों को वर्षों बाद अपने जन्म स्थान देखने का अवसर मिला और कई परिवार सीमा पार जाकर अपने पुराने घरों, स्कूलों, गलियों को देखना चाहते थे। लेकिन अधिकतर लोगों के लिए 1947 के बाद जीवन एक नए देश में ही आगे बढ़ा। पुरानी यादें बची, मगर पुराना जीवन वापिस नहीं आया। आज भी कई परिवार अपने दादा दादी या नाना नानी से 1947 की कहानियां सुनते हैं। कोई लाहौर की गलियों को याद करता है, कोई अमृतसर के बाजारों को। कुछ घरों में आज भी पुराने दस्तावेज, चाबियां या तस्वीरें इस उम्मीद और दर्द की निशानी के रूप में संभाल कर रखी गई है। तो इतिहासकारों के बीच इस बात पर भी अलग अलग मत है कि विभाजन को किस हद तक टाला जा सकता था या किन निर्णयों ने परिस्थितियों को और भी कठिन बनाया। हालांकि अधिकांश शोध इस बात पर भी सहमत है, उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां, बढ़ते तनाव और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों ने आम नागरिकों पर गहरा प्रभाव डाला। इतिहास केवल अतीत जानने के लिए नहीं पढ़ा जाता, उससे यह भी समझने का अवसर मिलता है कि राजनीतिक निर्णय, सामाजिक तनाव और अविश्वास का असर आम लोगों पर कितना गहरा पड़ सकता है। पंजाब की ये कहानी बताती है कि सीमाएं बदल सकती है, लेकिन साझा भाषा, संस्कृति और मानवीय रिश्तों की यादें पीढ़ियों तक जीवित रहती है। 1947 में एक रेखा खींची गई। उस रेखा ने दोनों देशों को अलग किया, लेकिन लोगों की यादों को नहीं। कई लोग अपने घर खो बैठे, कई परिवार बिछड़ गए, लाखों लोगों ने नई जिंदगी शुरू करी और आज लगभग 8 दशक बाद भी पंजाब का विभाजन इतिहास के सबसे गहरे मानवीय अनुभवों में गिना जाता है। इस कहानी को याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ भारत या पाकिस्तान की कहानी नहीं, बल्कि उन आम लोगों की भी कहानी है जिन्होंने बदलती राजनीति के बीच अपने जीवन को फिर से खड़ा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। धन्यवाद।